मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ईजी 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टी में जीरो ग्रुप। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ग्रुप से। जीरो ग्रुप इनर्ट गैस जो हुआ 18 ग्रुप भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप। तो इनर्ट गैसेस सिंपल है और जनरल नॉलेज का टॉपिक है। सो बहुत सारी चीजें इसमें सीखते हैं हम लोग। तो ये है इनर्ट गैसेस। चलिए इनके बारे में प्लान करते हैं। जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं वो चीजें रिपीट करते रहेंगे। फर्स्ट, सो ये है एडीन ग्रुप, या इसको आप जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। इसमें है हीलियम और नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, आरएन, रेडॉन। सो 86 रेडॉन और रेडियो एक्टिव है। स्टार लगा देंगे, रेडॉन और रेडियो एक्टिव। ये है रेडॉन। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम लोग जो भी पहले पढ़े हुए हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग से फोर्स है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम है इसको हटा देंगे। हम लोग रेडॉन का हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और इनमें हीलियम और नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, इनके बारे में। तो इनमें इनर्ट गैसेस में फोर्स आप जानते हैं वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड ऑन साइज। ऐसे तो ये है। ऐसे अब नीचे की तरफ ऐसे लिख लेंगे एरो कि ये है साइज का एरो। जिधर साइज जाएगा उसी साइड में फोर्स, क्योंकि इनर्ट गैसेस में जो फोर्स लगता है वो वैन डर वाल्स फोर्स। सो वैन डर वाल्स फोर्स। और ये फोर्स जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एक फैक्टर पे, और वो फैक्टर है साइज। वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड ऑन साइज। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा डेंसिटी। सो अरेंज करिए। चलिए, सो यहाँ फोर्स लिखना हो आपको, या आपका बॉइलिंग पॉइंट हो, या है मेल्टिंग पॉइंट है, या है डेंसिटी है, या है साइज का ऑर्डर। ये सबसे ज़्यादा हो गया जेनन, क्रिप्टन, आर्गन, नियन और हीलियम। हो गया, ये है ऑर्डर फोर्स के लिए। आते हैं एग्जाम में ये सॉलिड आर्गन। ऐसे तो सारे गैस है, गैस रहते हैं, बट अगर कंप्रेस कर दें इनको और सॉलिड आर्गन पूछता है कि फोर्स बिटवीन अ सॉलिड आर्गन, सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन का क्वेश्चन की सॉलिड आर्गन। सो सेकंड, सॉलिड आर्गन
ये सॉलिड आर्गन। तो आर्गन जो सॉलिड है, और आर्गन में जो फोर्स लगता है, जो इनर्ट गैस में फोर्स है, वन रोल फोर्स, नॉन पोलर, कोवलेंट, कोवलेंट नहीं कह सकते, तो मोनोटॉमिक गैसेस है। तो फोर्स इन सॉलिड आर्गन, सो आंसर है वन रोल फोर्स। कभी कभी ऐसे पूछता है कि जेनन, जेनन को उठा के डाल दिया पानी में, अंदर डाल दिया, तो फोर्स कैसा है, बना लेंगे हम लोग। थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं ऐसे, जेनन, सो ये जेनन इन वाटर, इन वाटर, ऐसे जेनन इन वाटर, तो इनमें फोर्स चाहिए। तो वाटर हम लोग जानते हैं, वाटर के बारे में ऐसे पढ़े हुए हैं, वाटर तो ऐसा फिगर है, ऐसा होगा, यहाँ पार्सल पॉजिटिव हो गया और पार्सल यहाँ पे नेगेटिव, ये है पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव, ये है वाटर, और यहाँ है जेनन, ये जेनन हो, जेनन ऐसे हो, ऐसे। सो देखिए यहाँ तो आपको क्लियर है कि ये इसके पास डायपोल है, इसके पास डायपोल हुआ, यहाँ पे हम लोग को डायपोल। देखिए वंडरवॉल फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं, वंडरवॉल फोर्स 5 टाइप का वंडरवॉल फोर्स था। एक है आयन डायपोल था, डायपोल डायपोल था, आयन इंड्यूस डायपोल, हम लोग पढ़े हुए हैं सर। तो देखिए इस साइड जो है वो तो डायपोल है, वाटर के अंदर होता है डायपोल होता है, और पानी में जब इसको डालेंगे तो इसको अट्रैक्शन करने के लिए, जो मैंने आपको समझाया था कि इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वाटर को देख करके इसके बॉडी में ऐसे इंड्यूस्ड हो जाता है, ऐसे इंडक्शन हो जाता है, तो ये इसको बोलते हैं डायपोल। और इसके पास इसको देखते हुए ये मैंने आपको समझाया था इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। So dipole induced dipole force. So dipole induced dipole force for water and channel हो गया। सो हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो पहले पढ़ा हुआ है सब हम लोग रिलेट करते हैं उसको। नेक्स्ट, हाँ टॉपिक से बस कोई नया नहीं है यहाँ, सब बस रीअरेंजमेंट है। मुझे इनर्ट गैस को एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक से लेकर के फोर्थ, मान लिए हीलियम, नियन, आर्गन और क्रिप्टन और ये जेनन, ऐसे ठीक है। मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन का रेट चाहिए इनमें, तो हम लोग पढ़े हुए हैं आर, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1/√m0, ऐसा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है प्रोपोर्शनल टू 1/√m0, ऐसा हो गया। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं, m0 मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ एटम है, एटम है तो एटॉमिक वेट, तो m0 एटॉमिक वेट। तो बस रीअरेंजमेंट है, हर दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं से जो पढ़ा हुआ उससे हम लोग को रीअरेंज करना है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन में सबसे फास्ट जो डिफ्यूज करेगा हीलियम, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, सो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसा ये। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ये हो गया आपका। ये मैंने हीलियम जो होता है डिफ्यूज थ्रू ग्लास, थ्रू पेपर, प्लास्टिक, सॉलिड रहेगा उससे भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो हीलियम,
डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब मूव करना, बाहर निकल जाना। जैसे गैस होता है, डिफ्यूज करता है। घर में एलपीजी सिलेंडर हुआ, अंदर में गैस हुआ, कंप्रेस किया हुआ है, बट जैसे रेगुलेटर ऑन करते हैं गैस बाहर निकलता है, तो बाहर निकल जाता है, उसी को मोशन बोलते हैं। वो खैर इफ्यूजन हो गया, उसमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, तो उसी टाइप का है जहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो मोशन ऑफ गैस डिफ्यूज थ्रू ग्लासेस। ये इतना फास्ट डिफ्यूजन होता है कि अगर सॉलिड भी रहेगा, ग्लासेस, प्लास्टिक, उससे भी डिफ्यूज कर जाता है। किसी से भी डिफ्यूज कर जा रहा है, डिफ्यूजन थ्रू ग्लासेस या प्लास्टिक, उससे भी डिफ्यूज कर जाता है। तो ये है हम लोग गैस लॉस से हम लोग ने ये कैलकुलेट किया। और फिजिक्स से थोड़ा सा ले लेते हैं कि ये सब के सब मोनोटॉमिक गैस है, और आपको पढ़ना है फिजिक्स में मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका गामा का वैल्यू। सो नेक्स्ट 5, ये सब के सब मोनोटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस। सो इसके अंदर सिर्फ ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है, नो वाइब्रेशनल, नो रोटेशनल मोशन, तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। which have only translational motion। तो इसमें कोई रोटेशन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई रोटेशन कोई वाइब्रेशन नहीं होता। रोटेशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं, रोटेशन वाइब्रेशन डायटोमिक में शुरू होता है। दो एटम वाले मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, तो इसमें रोटेशन, ये बॉन्ड घूम भी सकता है। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन का मतलब ये ऐसे 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 वाइब्रेट भी कर सकता है, वाइब्रेशन करना, ऐसे करना, तो ये डायटोमिक की प्रॉपर्टी है। तो ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं। तो मोनोटॉमिक गैसेस which have only translational motion, no vibration, no rotation। नो रोटेशन। इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हीट के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना आपको, तो ये इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम फिजिक्स में पढ़ना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी आसान है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है, तो मेरे पास जो मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। और यहाँ पे अगर कोई मोनोटॉमिक गैस है, यहाँ मोनोटॉमिक गैस हीलियम है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ओ एफ जो है वो है 3। डी ओ एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो 3 चांसेस है, हो सकता है कि ये इधर की तरफ ट्रांसलेट करे, हो सकता है ये ऊपर की तरफ ट्रांसलेट करे वाई की तरफ, हो सकता है ये जेड की तरफ ट्रांसलेट करे। ट्रांसलेशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस या अलोंग द जेड एक्सिस। ये 3 ही फ्रीडम हो सकता है, जिसके चलते गामा 5/3 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट फिजिक्स से ले रहा हूं मैं। डी ओ एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके चलते गामा, गामा जो है, जो फिजिक्स में CP/CV पढ़ना होता है, और मोनोटॉमिक का गामा जो होता है वो 5/3, या फिर गामा जो होता है वो 1.67। तो ये मैंने फिजिक्स से ले लिया। तो जहाँ से भी जो भी टॉपिक मिल सकता है वो बस कलेक्ट करके एक जगह इनर्ट गैस के लिए रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट। मान लिया मैंने रेडॉन भी कर लिया। रेडॉन आप जानते हैं कि रेडॉन जो है 86 है, 86 रेडियो एक्टिव। रेडॉन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एटम है, ठीक है। रेडॉन जो है आप जानते हैं रेडियो एक्टिव। सो रेडियो एक्टिव,
रेडियो एक्टिव। ठीक है, सो एग्जाम में आता है कि बताइए कि ये जो इनर्ट गैस है, कौन सा इनर्ट गैस आर नॉट प्रेजेंट इन एयर, पूछा गया पेपर में। विच इनर्ट गैसेस नॉट प्रेजेंट इन एयर, एक गैस चाहिए विच इनर्ट गैस नॉट प्रेजेंट इन एयर। तो सिंपल आंसर, 1 सेकेंड आंसर, रेडॉन है। क्यों? क्योंकि ये रेडियोक्टिव है। रेडियोक्टिव एटम हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये एयर में रह ही नहीं सकता, रहेगा धीरे धीरे ब्रेक करके टूट जाएगा ऐसे। तो विच इनर्ट गैस नॉट प्रेजेंट इन एयर। नॉट प्रेजेंट इन एयर। एयर में कौन सा नहीं प्रेजेंट है? तो आंसर है रेडॉन। क्यों? क्यों नहीं? तो इसलिए कि ये रेडियोक्टिव है। रेडियोक्टिव है तो अनस्टेबल है। जो रेडियोक्टिव एटम होते हैं वो लोग साइंस में अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल रहेगा तो ये डीके कर जाएगा, ब्रेक कर जाता है। सिंपल हो गया। फिर पूछा जाता, अच्छा बताइए कि इसमें मैक्सिमम परसेंटेज या मोस्ट अबंडेंट एटम इनर्ट गैसेस इन एयर। तो उसमें आर्गन, आर्गन आपको करना है। आर्गन सबसे ज्यादा होता है एयर में, इन 5-6 में से सबसे ज्यादा परसेंटेज आर्गन का होता है। तो नेक्स्ट ऐसे पूछता है, मोस्ट अबंडेंट और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनर्ट गैस इन एयर। एयर में जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है आर्गन। आर्गन का परसेंटेज मैक्सिमम होगा ये। तो आर्गन का परसेंटेज मैक्सिमम है और रेडॉन का मिनिमम है। एक बार पेपर में पूछा था कि अच्छा इन तीनों का हमें परसेंटेज चाहिए, इन तीनों का। तो परसेंटेज इन एयर अगर हमें चाहिए, परसेंटेज इन एयर सबसे ज्यादा इसमें परसेंटेज है आर्गन का। आर्गन का परसेंटेज सबसे ज्यादा ये हुआ आपका। ठीक है, और नियन क्रिप्टन में, नियन उसके बाद नियन आएगा फिर क्रिप्टन आएगा। तो नियन और क्रिप्टन। अच्छा, नियन आपको इसलिए मैंने लिया कि नियन जो होता है, जैसे जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर नियन आ जाता है। ठीक है, नियन रहता है। और जो कलर डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? घर में हम लोग बल्ब यूज करते हैं, ट्यूबलाइट यूज करते हैं। जो हम लोग ट्यूबलाइट बोलते हैं उसी को साइंस में डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। और कलर डिस्चार्ज ट्यूब की कभी आप होटल्स में या जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए देखिएगा वो ट्यूबलाइट को ऐसे बेंडिंग कर देंगे या फॉन्ट उससे लिख देंगे, ABCD अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो जो होटल्स का नाम होगा या कोई एजेंसी है तो वो अपने नाम ट्यूबलाइट से, ट्यूबलाइट जलता है उनके जस्ट। तो वो जो कलर लाइट जलता है ना, वो नियन गैस, वहाँ नियन गैस जो होता है उसी से कलर डिस्चार्ज ट्यूब, एडवर्टाइजमेंट ट्यूब बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट, जैसे कोई नेम लिखना है, ऐसा कुछ भी नेम लिखना है, ए लिखना है ए, तो ऐसे ट्यूबलाइट इस फॉर्म में भी डिजाइन हो जाएगा, ए के फॉर्म में ऐसे ट्यूबलाइट आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो हम लोग तो घर में स्ट्रेट जो मोस्ट कॉमन ट्यूबलाइट है वो यूज करते हैं। तो आप चाहें तो ट्यूबलाइट ऐसा बना सकते हैं, इस वर्ड से, अल्फाबेट से। अब इसमें से लाइट, पूरा लाइट जलने लगेगा इसमें, तो उसके अंदर जो मान ली कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड कलर, तो उसको नियॉन लैम्प बोलते हैं। नियॉन, नियॉन जो होता है, आया हुआ पेपर में कि नियॉन यूज इन अ कलर्ड डिस्चार्ज ट्यूब। कलर ट्यूब लाइट फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कलर लाइट होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये है नियन। नियन जो होता है वहां से मिल जाता है, वहां से आप जस्ट एयर में मिक्स हो जाता है। क्रिप्टन काफी कम होता है। तो आर्गन तो याद रखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज है आर्गन एयर में। उसके बाद रेडॉन लोएस्ट है। और इन दोनों में आप क्वेश्चन हो तो इन दोनों में कैसे क्लियर करें, तो नियन जो ट्यूब लाइट है, कलर्ड ट्यूब लाइट है और एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज होता है उससे नियन गैस रिलीज होता है, उसके अंदर नियन गैस भरा जाता है। तो ये आपको याद रहेगा आपको। नेक्स्ट,
इनर्ट गैसेस में हो गया 6 पॉइंट। इनमें पूछा जाता है इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना तो लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनका 0 होता है। सो आप लिख लेंगे। सेवन पॉइंट, तो छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब हम लोग पुराने टॉपिक को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। सो इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैसेस ये हैं। सो E for inert gases, जीरो। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, E का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के लिए। तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। ये सेवन हो गया। 8 पॉइंट नेक्स्ट, छोटा छोटा ही पॉइंट है, बहुत सारा है, सब क्वेश्चन ही है और सब रीअरेंजमेंट बस हो रहा है, कई टॉपिक से दूसरे टॉपिक से हम लोग ला रहे हैं। एट जो है, अच्छा इनका नाम भी लिखा गया था नोबल गैस। शुरू में इनको बोला गया था इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है। जैसे शुरू में इनका नाम लिखा गया कि हीलियम और नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। देखिए ऐसे रेडॉन, ये स्टार लगाना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो शुरू में इनका नाम बोला गया था इनर्ट गैसेस, इनर्ट, केमिकली इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। बट बाद में इनका नाम चेंज करके नोबल गैस कर दिया गया, क्योंकि बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में 50 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें कंपाउंड ऑफ द जेनन, जेनन पूछा भी गया, ये भी पूछा गया कि इन इनर्ट गैस में मोस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेस कौन है, जेनन है। वो फ्लोरीन से रिएक्शन करके जेनन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, कई टाइप का फ्लोराइड बनाता है आपको। तो शुरू में तो इनको बोला गया था कि ये लोग हैं इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट का मतलब केमिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब इनको बोला गया था नॉन रिएक्टिव। तो इनर्ट गैसेस केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव है, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। बट जेनन react with fluorine and oxygen to form बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। टू फॉर्म जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड, जेनन XeOF4, O2F2, XeO3, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, सारे कंपाउंड का हाइब्रिडेशन, बॉन्डिंग, शेप सब पढ़ा हुआ है। तो जेनन रिएक्ट कर करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है इसमें। तो अब जब रिएक्शन शुरू हो गया, और हीलियम भी जैसे MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हीलियम का मैंने बताया था कि हीलियम का इस टाइप का कंपाउंड भी होता है, ये डायटोमिक बना देता है और हीलियम-2 ऐसे बना देता है। तो बहुत सारे हीलियम का भी मैंने बताया था कि ये इनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका 0.5 है, हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये बाद में पता चला कि ये लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कंपाउंड रिएक्शन भी करता है। जब कंपाउंड रिएक्शन करने लगा तो इनका नाम चेंज हो गया, इनर्ट गैस की जगह अब
नोबल गैस बोलते हैं इनको। अब न्यू नेम जो दे दिया गया नोबल गैस, क्योंकि ये लोग रिएक्शन करते हैं, तो न्यू नेम जो है इनका आपको अब नया नाम दिया गया नोबल गैस। ये है न्यू नेम। फोर एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, तो जीरो ग्रुप एलिमेंट के लिए एक नया नाम दिया गया और वो नाम है नोबल गैस। सिंपल। पूछा जाता है इसमें कि मोस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेस, जो इनर्ट गैसेस हैं उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जेनन ही है। ऑफकोर्स जेनन बहुत सारा फ्लोराइड ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन है पूछा हुआ पेपर में कि मोस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेस। सो आंसर है जेनन। जेनन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे, फ्लोरीन से स्पेशली और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कई टाइप का ऑक्साइड फ्लोराइड बनाता है। ये हो गया। इनर्ट गैस को सबसे पहले जो देखा गया था वो विलियम रैमसे आपका नाम आता है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1994 में। सो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। फर्स्ट टाइम जो देखा गया था, रैमसे। तो ये आता है पेपर में कि किन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो विलियम रैमसे जिनको नोबेल प्राइज मिला था कि फर्स्ट टाइम इनर्ट गैस को खोजने के लिए। और खोजा कैसे था उन्होंने, तो खोजा था उन्होंने एक कर्व से, लोथर मेयर कर्व एक आता है और वो उस कर्व से पीरियोडिक टेबल का एक ग्राफ है, जिससे पुराना ग्राफ है ये सब ग्राफ जो था एटॉमिक वेट के हेल्प से बनाया गया था, जिसमें मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। उसी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से ही लोथर मेयर कर्व बना था। तो वो लोथर मेयर कर्व कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का जो ग्राफ था उससे खोजा गया था इनर्ट गैस। तो ये है ग्राफ, इस साइड जो है वो एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट इस साइड रहेगा और एटॉमिक वेट एक मास नंबर जो हुआ वो, और इधर था एटॉमिक वॉल्यूम। तो पहले इनर्ट गैस नहीं मिला था, जब हम लोग मतलब 9th-10th में पढ़ते थे तो उस समय सिखाया जाता था कि जैसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में सबसे पहले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड रूल, नहीं, डोबेनेयर का, डोबेनेयर ट्राइड रूल। फिर न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव आया था कि म्यूजिकल नोट्स पे उन्होंने ABCD करके अरेंज किया था। फिर उसके बाद मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल आया था और फिर लोथर मेयर कर्व था। बट अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो SPDF ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। तो उस समय जो पहले एटॉमिक वेट के ऊपर बनाया करते थे, जैसे डोबेनेट का ट्राइड रूल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, और ये लोथर मेयर कर्व बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। तो ये ग्राफ में बस उन्होंने ऐसे कुछ बनाया था इस तरह से, ऐसे बस वो बताया था कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने प्लॉट किया था और प्लॉट करते समय उनको कुछ ऐसे ऐसे पिक्स मिला था। ऐसे बड़ा ग्राफ है बट मैं कुछ ही पार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे उन्होंने बोला कि ये एटॉमिक वॉल्यूम में लिथियम था और यहाँ बेरिलियम था, ठीक है, यहाँ बोरन था, ऐसे बोरन हो गया। फिर यहाँ हुआ कार्बन, ठीक है, और नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे, और फिर उसके बाद सोडियम। पिक पे सब जगह ऐसे बैठा हुआ था, अल्कली मेटल।
फिर सोडियम के बाद फिर वही मैग्नीशियम, ऐसे करते हुए नौ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे करते हुए सब बहुत सारे एटम्स उन्होंने बिठा रखा था। उस समय जिस समय एटॉमिक वेट या मैडली पीरियोडिक टेबल बन रहा था, उस समय इनर्ट गैसेस नहीं मिला था। अब यही इसी ग्राफ से उन्होंने खोजा था, ये जो विलियम रैम्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, कि इनर्ट गैसेस का जो खोजना, जो फर्स्ट टाइम खोजा गया था, वो इसी ग्राफ से, मैं इस साइड कर दे रहा हूं ऐसे। अब इन्होंने ये सोचा कि इस ग्राफ के रेफरेंस लिया और बोला कि बताइए साइंस में ये, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको साइंस में बोलते हैं कि ये साइंस का इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये फ्लोरीन जो है वो आप इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं एटम ये। और ये आप बोलते हैं कि ये इस पे फिक्स चार्ज है। आप कई बार पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, -1 फिक्स्ड है फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप ये इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सोडियम, ये तो इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है। फिर आप पढ़ते हैं ये सोडियम जो है, इसके लिए पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सोडियम के बारे में बोलते हैं कि ये जो सोडियम है यहाँ पे जो पिक पे रखा हुआ है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में ये भी आप जानते हैं कि ये फिक्स है, ऐसे फिक्स है। तो इसी ग्राफ से उन्होंने बोला कि बताइए कि अगर एक यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ इस ग्राफ में ऐसे उन्होंने बोला कि प्लान बनाया कि बताइए अगर ग्राफ में यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, साइंस में अगर कुछ ऐसा बैठा हुआ है और पिक पे ऐसा बैठा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऐसे, तो माइनस और +1, -1 +1 के बीच में जीरो तो आएगा ही। नंबर सिस्टम आप जानते हैं ना, नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि ये है -2 हुआ, ये -1 हुआ, फिर ये 0 आएगा, ये फिर +1 आएगा और ये +2 आएगा। तो उन्होंने इस ग्राफ से हेल्प लिया। देखिए मैडलिफ का पीरियोडिक टेबल, जब मैडलिफ हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे कि मैडलिफ ने पीरियोडिक टेबल बनाते समय कई गैप खाली छोड़ रखा था और बोला था, उन्होंने बोल दिया था कि फ्यूचर में ये एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर इतना हुआ, वो इस गैप में रखा जाएगा। तो मैडलिफ का जो अरेंजमेंट, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट था, उससे बहुत चीजें मिला था साइंस में। इसलिए मैडलिफ काफी फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। उसके बाद जो लुथर मेयर ग्राफ आया था, इस हर चीज, जैसे मैडलिफ का पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे, वो बोले थे फ्यूचर में मिलना ही मिलना है यहाँ पे, और मिला भी, एग्जैक्ट वही मिला। इसी तरह लुथर मेयर में भी यही सोचा गया कि अगर यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये अगर ये नंबर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो श्योर इनके बीच में कोई ना कोई आएगा ही नंबर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आना ही है। और वही बाद में खोजते खोजते मिला नियन। यहाँ पे इन दोनों के बीच में पता चला कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है नियन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी 0। इस तरह खोजा गया था। तो जो पुराने पीरियोडिक टेबल बने हुए थे, ये मत समझिए कि वो रॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, उन्हीं के तो हेल्प से आज सब साइंस आप पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो अपने अपने वर्क किया और बहुत सारा चीजें बताया, उन्हीं, जैसे मैडलिफ ने तो समझिए कि कई एलिमेंट्स को उन्होंने इन्वेंट, डायरेक्टली नहीं, वो नहीं डायरेक्ट इन्वेंशन किए, बट वो बताए थे, फ्यूचर बताए थे कि ये एलिमेंट मिलेगा और उसको यहाँ रखना है, और मिला भी एग्जैक्टली वही। तो मैडली पीरियोडिक टेबल, लोथर मेयर कर्व, इन्होंने नियन गैस कभी नहीं बताया, बट साइंटिस्ट लोगों ने इनके प्लॉटिंग को देख करके ना पकड़ लिया कि ये जो -1 है, +1 है, तो श्योर इनके बीच में एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा जो यहाँ पे रहेगा। तो ये ऐसे मिला था इनर्ट गैस, और खोजा था इन्होंने विलियम रैम से, इनको मिला था नोबेल प्राइज। तो ये हो गया इनर्ट गैस कितने पॉइंट 9। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा। हीलियम में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हीलियम में तो इतने सारे क्वेश्चन आए हुए और सिर्फ रीअरेंजमेंट है। अब हम लोग हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, आर्गन में तो कुछ है नहीं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, रेडन के लिए पढ़ लेते हैं हम लोग।
तो 9 10 पॉइंट। हीलियम के बारे में प्लानिंग करते हैं। ओनली रीअरेंजमेंट हीलियम। पुराने टॉपिक सब पढ़े हुए हैं, बस रीअरेंजमेंट करिए। हीलियम आप जानते हैं इसको 1:2। ऐसा स्मॉल साइज, फुलफिल्ड सबऑर्बिट, मोस्ट स्टेबल, पूरे साइंस का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन केमिस्ट्री हीलियम। पूरे साइंस का नंबर 1 पे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े हुए हैं, उसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसी का है। ठीक है, सो ये है एक तो स्मॉल साइज, फुलफिल्ड सबऑर्बिट। तो एक तो साइज छोटा है, फुलफिल्ड सबऑर्बिट है, और इस तरह ये हो गया मोस्ट स्टेबल। तो ये है हीलियम। हीलियम में साइज एक तो छोटा साइज है, स्मॉल साइज है, फुलफिल्ड सबऑर्बिट है, मोस्ट स्टेबल है, जिसके चलते हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन केमिस्ट्री फॉर हीलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी इन केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल कर लीजिए। तो कुछ प्रॉपर्टी हीलियम का जो है वो लीड करता है साइंस में, जिसमें ये हम लोग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लीड करता है हाईएस्ट लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूरी साइंस में हीलियम। इलेवन। सो पूरे साइंस में लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन गलाना या लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पूरे साइंस में सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये हीलियम के लिए होता है, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। अब हीलियम तो लोग बोलते हैं गैस है सर, ये कैसे मेल्ट करेगा, तो इसको लिक्विफाइड करना होता है ना। तो अगर हीलियम गैस है तो ये समझिए कि हीलियम जो गैस है और मुझे इसको लिक्विड करना है, लिक्विफाइड करना है, हीलियम को लिक्विड करना है। सो जो गैस है इस गैस को मुझे लिक्विड करना है। ठीक है, तो पता है इसको लिक्विड करने के लिए कितना लो टेम्परेचर, बहुत लो, वेरी लो। वो पूरा साइंस में यही है, सबसे लो इतना तक जाता है। सो स्मॉल टी में करेंगे, स्मॉल टी द -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, -268.8, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। या कैपिटल टी, और अगर कैपिटल टी में करेंगे तो 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन हो जाएगा। चेक करिए, कैपिटल डी में करेंगे तो 4.2 केल्विन। समझ रहे हैं, ये -268.8 और 4.2 करेंगे तो 273 होना चाहिए, तो चेक कर लेंगे। यहाँ हो गया 2 करेंगे 7, हाँ ठीक है 273।
तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर, ये आप देख रहे हैं कि ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर, इतना लो साइंस में और किसी का है ही नहीं, सबसे लो, लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हीलियम का होता है। मोस्ट आइडियल नेचर, जो रियल गैस है, वेरी क्लोज टू द आइडियल बिहेवियर, ये गैस लॉ में आपको पढ़ना होता है, रियल गैस, आइडियल गैस। तो नेचर में जो एग्जिस्टिंग गैस है, जो भी एग्जिस्ट करता है गैस, उसमें वेरी क्लोज टू द आइडियल नेचर हीलियम, हीलियम सबसे क्लोज होता है। तो ट्वेल्व, सो नेचुरल गैस, which so very close to ideal gas, नेचुरल रियल गैस कर सकते हैं, नेचुरल रियल गैस which so very close to ideal gas, ideal gas behavior। वो है हीलियम। तो ये साइंस में कुछ प्रॉपर्टी लीड करता है हीलियम का, हीलियम पूरे साइंस में नंबर 1 पे बैठा हुआ है, जो सबसे आइडियल, वेरी क्लोज टू द आइडियल नेचर। तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जो हीलियम लीड करता है, नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है। ये आप पढ़ेंगे आइडियल गैस, रियल गैस जब डिस्कस करेंगे उसके चलते, और इसी के चलते जो है लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, एक ए एंड वी, जो गैस लॉ में वांडरवाल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ए हमें पढ़ना होता है, ए वांडरवाल कांस्टेंट, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हम लोग वांडरवाल कांस्टेंट। तो ए का लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए, पूरे साइंस में लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए इन केमिस्ट्री या फिजिक्स भी कह सकते हैं, वो हीलियम के लिए, हीलियम, हीलियम में पूरे साइंस में सबसे लो वैल्यू होता है, ए का वैल्यू जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए इन केमिस्ट्री, वो हीलियम, हीलियम के लिए पूरे साइंस में लोएस्ट वैल्यू और हीलियम। तो हीलियम का कुछ प्रॉपर्टी है जो लीड करता है, हीलियम जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट हम लोग यूज करते हैं सोडियम, सोडियम, और गैस कूलेंट भी यूज करते हैं। अगर गैस कूलेंट यूज पूछा जाए तो हीलियम, हीलियम बोलिएगा आप। यूज एज गैस कूलेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में गैस कूलेंट का काम करता है, तो हीलियम जो है वो गैस कूलेंट का काम करता है। सोडियम क्या है, लिक्विड, लिक्विड सोडियम हम लोग यूज कर रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो उसके जगह आप ये आपका गैस कूलेंट में हीलियम, हीलियम यूज कर सकते हैं गैस फॉर्म में। मेट्रोलॉजिकल बैलून, मेट्रोलॉजिकल बैलून या वेदर बैलून जो होता है, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। तो आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है, आसान है, जनरल नॉलेज का टॉपिक तो है ही है। 13 14, हीलियम,
मेट्रोलॉजिकल और वेदर बैलून। मेट्रोलॉजिकल बैलून या वेदर बैलून होता है, तो उसमें आपको हीलियम गैस फिल किया जाता है। तो हीलियम गैस जो है वो क्यों भरते हैं वो आप देख लीजिए। आप जानते हैं कि डेंसिटी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी एयर एयर का डेंसिटी मच हायर है कंपेयर टू द हीलियम। एयर का डेंसिटी मच हायर होगा हीलियम से। हीलियम एक लाइटर गैस है। ये लाइटर गैस है। हीलियम जो है वो लाइटर गैस, काफ़ी हल्का गैस होता है। तो अगर आप बैलून में, अगर कोई भी मेट्रोलॉजिकल बैलून है तो बैलून में हीलियम गैस भर दीजिए। तो हीलियम गैस अगर बैलून में भरते हैं ऐसे, हीलियम गैस अगर भर दीजिएगा तो वो एयर में अगर छोड़ देंगे ये बैलून, तो एयर में ये बैलून ऊपर की तरफ ऊपर मोशन करने लगेगा। तो हीलियम गैस भरा हुआ बैलून काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। यहाँ पे ये मेट्रोलॉजिकल बैलून जो हुआ, तो यहाँ पे है आपका मोशन, बैलून का मोशन जो होता है वो अपवर्ड, ठीक है ऐसे। तो वेदर बैलून जो होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट करना होता है कि बारिश होगा कि नहीं, या कैसा ह्यूमिडिटी है, एयर में मॉइस्चर कितना है, तो उस फोरकास्ट करने के लिए हीलियम बैलून, जैसे हीलियम बैलून हो गया। अब हीलियम बैलून में यहाँ पे बैरोमीटर लगा देंगे। यहाँ पे टॉप पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बैरोमीटर लग रहेगा जो कि प्रेशर का रीडिंग कर दे, ह्यूमिडिटी का रीडिंग कर दे, और बैलून छोड़ देते हैं। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसको सेंसर से जस्ट कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो कनेक्शन रहता है, कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, और अब इसको छोड़ देंगे। अब ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, ऊपर जा करके जस्ट वो अपना रीडिंग बताएगा कि ऊपर कितने हाइट पे बैलून है, उस हाइट पे कितना प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, क्या ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, बारिश होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जो प्रिडिक्शन करना होता है ना, तो उसके लिए ये मेट्रोलॉजिकल बैलून या वेदर बैलून, जिसके अंदर हीलियम गैस भरना है। तो सारा तो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, सिंपल सा। आपका नाउ 15 हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में भी यूज किया जाता है, हीलियम गैस भरा जाता है। तो हीलियम यूज इन हॉट, सेम कॉन्सेप्ट इन हॉट एयर बैलून। 15 हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में सेम कॉन्सेप्ट है। हॉट एयर बैलून टूरिज्म इंडस्ट्री में यूज होता है। सो हॉट एयर बैलून में इसमें हीलियम गैस यूज करते हैं, हीलियम गैस। सिंपल सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। डेंसिटी जो होता है, हॉट एयर, कोल्ड एयर और हॉट गैस। और जैसे आपका डेंसिटी, अगर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी, तो हॉट एयर, कोल्ड एयर, या हॉट हीलियम, कोल्ड हीलियम में, तो कोल्ड हीलियम, कोल्ड जो रहेगा वो हीलियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा कोई भी हॉट हीलियम या गैसेस से। तो हॉट अगर गैस है तो ये लाइटर गैस हो गया, ये हल्का हो गया, ऐसे ये लाइटर गैस हो गया, ऐसे ये हल्का गैस हो गया। तो कोल्ड हीलियम, हॉट हीलियम में ये लाइटर गैस, हल्का हुआ। तो हॉट एयर बैलून जो टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे बड़ा सा रहेगा, ऐसे यहाँ पे इस जगह रहता है बहुत सारा, ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहता है, इसमें कई लोग ऐसे बैठते हैं, खड़े रहना होता है, तो कई लोग ऐसे ग्रुप रहता है, 5 लोग का, 10 लोग का ग्रुप रहेगा, जो बैलून में, हॉट एयर बैलून लिफ्टिंग करना होता है। तो क्लास में रहते हैं, तो क्लास में मैं थोड़ा स्लाइड प्रेजेंट करके बताता हूँ आपको, सब दिखाता भी हूँ। मैं कई बार इसमें बैठ भी चुका हूँ। हॉट एयर बैलून जो होता है, तो हॉट एयर बैलून में यहाँ पे जो रहता है, यहाँ फ्लेम रहता है, यहाँ सब में सिलेंडर रहता है, हीलियम गैस फिल्ड रहता है, फ्लेम्स रहते हैं कई जगह, ऐसे फ्लेम कई जगह या 2-3 जगह ऐसे फ्लेम रहता है, यहाँ पे ऐसे फ्लेम रहेगा इस तरह। तो हॉट एयर बैलून में भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फ्लेम जैसे बर्नर हम लोग का एलपीजी उसी टाइप का रहता है,
वहाँ सिलेंडर आता है और यहाँ से पूरा फ्लेम थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे फ्लेम ऐसे जस्ट उसके ऊपर ये फ्यूल डालते रहेंगे और वो हॉट पूरा गर्म हॉट एयर होते रहेगा। जैसे ही हॉट होगा, हॉट जो हीलियम है वो ऊपर जाएगा। ये हीलियम फिल्ड ही बैलून होता है, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा लिफ्ट कर देगा, ऐसे वो ऊपर की तरफ मोशन हो जाएगा, अपवर्ड मोशन मूव करेगा। तो ये है हॉट एयर बैलून में, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून में हीलियम हीलियम यूज करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट वेदर बैलून वाला है। इसमें पूछा गया था कि हीलियम क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी तो अच्छा फ्यूल है। तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बहुत तेज फायर पकड़ेगा। ये जो है हॉट एयर बैलून में ये बर्निंग नहीं होता है, ये बर्न नहीं करेगा, बस हॉट कर देगा, वो हीलियम को हॉट कर देगा। हाइड्रोजन गैस अगर लिखिएगा तो हाइड्रोजन गैस अगर रहेगा तो हाइड्रोजन गैस तो पूरा का पूरा जो इसमें बैलून है नायलॉन का पूरा क्लॉथ रहता है पूरा उसको बर्न कर देगा। तो हाइड्रोजन नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये हीलियम, सो हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन ये हीलियम है और हाइड्रोजन में ये है इनकम्पन्स। गैस, ये कंबस्टिबल गैस। ये बॉन्ड कर जाता है, ये फायर पकड़ लेगा। हाइड्रोजन गैस होता है फायर, ये इनकम्बस्टिबल गैस है या नॉन कंबसन वाला गैस है जो फ्यूल में फायर नहीं पकड़ेगा, ठीक है। सो यूज इन हॉट एयर बैलून। ये कॉन्सेप्ट, ये इसमें फायर नहीं पकड़ता और उसमें फायर पकड़ लेता। मैंने हाइड्रोजन का जो फायर पकड़ना एस ब्लॉक मैंने समझाया था कि ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। हाइड्रोजन तुरंत फायर पकड़ेगा जहां से भी एनर्जी मिलेगा और पूरा फायर पकड़ के इंटेंसिटी फायर बढ़ा देता है, वो एक अच्छा फ्यूल है। जबकि हीलियम इनर्ट गैस है, ये फायर नहीं पकड़ेगा। तो ये सब हीलियम का यूज है। अभी और बहुत सारा हीलियम का एप्लीकेशन हुआ। तो हीलियम जो होता है नाउ डाइवर्स, डाइव करने के लिए यूज किया जाता है। सो 15 नेक्स्ट क्लास में फिर प्लान करते हैं हम लोग।